जब 2022 से पहले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो उसमें हमारे भारत का स्थान जो था वो डोपिंग में तीसरे नंबर पे आया था। जब आप एक बॉक्सिंग मैच कर रहे हैं और बॉक्सिंग मैच में जब प्लेयर को दर्द ही नहीं हो रहा है, वो कोई ऐसी दवाई ले ले जी कि उसको उससे दर्द ही ना हो। हर एथलीट को अपना वेयर अबाउट बताना होता है कि उसके अगले 1 महीने की प्लानिंग कहाँ है, वो कहाँ उड़ीसा में रहेगा या चंडीगढ़ जाएगा। और अगर आपने वेयर अबाउट बोला कि मैं आज आपके ऑफिस में आया हूँ और नाडा पहुँच गई और आप नहीं मिले, दैट्स अ फर्स्ट स्ट्राइक। स्त्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन में आज बारी है एक ऐसे मुद्दे पर बात करने की जो खेल के लिए बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन वो खेल के लिए खतरनाक भी बनता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं डोपिंग की, क्योंकि अगर खिलाड़ी घायल होता है तो दवाइयों से ही ठीक होता है, लेकिन वो दवाइयाँ कहाँ तक लेनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, इसके लिए हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं और हमारे साथ मौजूद हैं गीता, जो स्त्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन में हमारे साथ पहले से जुड़ी हैं। गीता, तो मेहमान जी आप इंट्रोड्यूस करवाइए। थैंक यू महावीर। हमारे साथ आज जुड़े हैं सार्थक चतुर्वेदी जी, जो कि लिटिगेशन के लॉयर हैं और पूरा भारत इनको जानता है क्योंकि ये नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल के मेंबर भी हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान पर हैं और काफ़ी सारे मामले जो हैं उसको इन्होंने सुलझाया है और उस पैनल का खास हिस्सा होने के कारण इन्हें डोपिंग के बारे में बहुत गहरी जानकारी है। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सार्थक जी, पहला सवाल कि डोपिंग इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? कहाँ पर ऐसा लगता है कि डोपिंग जो है वो क्यों इतने डेंजरस माना जाता है खेल की दुनिया में? देखिए महावीर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो हमेशा चाहते हैं, जो यंग इंडिया है वो हमेशा चाहते हैं कि वो लोग अच्छा खेलें, एक फेयर स्पोर्ट्स हो। तो जो फेयर स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि जब 2022 से पहले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो उसमें हमारे भारत का स्थान जो था वो डोपिंग में तीसरे नंबर पे आया था। तो कहीं ना कहीं एक सेटबैक भी मिलता है हमें, जहां हमें ये लगता है कि एक तरफ तो हमारे देश के नेता जो है वो चाहते हैं कि हम अच्छा खेल खेलें, फेयर प्ले करें, लेकिन वहीं जब हम बाहर विदेशों में खेलने जाते हैं और वहां जाकर हम देखते हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं डोपिंग में आ रहे हैं, उनका नाम डोपिंग में आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक बैड इमेज भी जाती है हमारे देश के लिए पूरे दुनिया में। डोपिंग की को अगर सरल भाषा में समझें कि डोपिंग क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जब आप एक बॉक्सिंग मैच कर रहे हैं और बॉक्सिंग मैच में जब प्लेयर को दर्द ही नहीं हो रहा है, वो कोई ऐसी दवाई ले ले जी कि उसको उससे दर्द ही ना हो, तो वो कहीं ना कहीं आप उसको डोपिंग की श्रेणी में ला सकते हैं। और वो दवाई अगर प्रतिबंधित श्रेणी में है तो वो सच में डोपिंग का मामला माना जाएगा। तो ऐसे ही कई बार आपने देखा होगा, बहुत बार जब हम सुनते हैं कि जब जो रेसर होते हैं, जो धावक होते हैं, वो कोई इंजेक्शन या कोई दवाई ऐसी ले लेते हैं जिससे कि उनका स्टैमिना बढ़ जाता है या उनकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो गोल्ड मेडल या कोई मेडल जीत लेते हैं और जब उनकी टेस्टिंग होती है और टेस्टिंग के बाद जब रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि ये मेडिसिन प्रयोग करके इन्होंने गेम खेला है, तो हम उसको फेयर प्ले नहीं मानते, हम उसको चीटिंग मानते हैं जी। और एक मतलब इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए कि डोपिंग का मुद्दा क्यों इतना खतरनाक है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उनका एक प्रिंसिपल है, जो खेलों की दुनिया का प्रिंसिपल है कि आपके और मेरे बीच में कुछ भी असमानता नहीं रहनी चाहिए। देयर हैज़ टू बी अ कॉमन प्लेटफॉर्म। पूरा देश जानता है कि जब विनेश फोगाट का जो वजन है वो 10-20 ग्राम ऊपर हो गया था, तो सोच रहे हैं 10-20 ग्राम में क्या है, नहीं, अगर उसका 49 के अंडर है तो आपका भी 49 का अंडर, एक प्रिंसिपल है। और डोपिंग जो है वो इसीलिए इस मुद्दे को इतना अहम माना जाता है कि इट गिव्स यू एन अनड्यू एडवांटेज ओवर अदर एथलीट। बाकी तो आप नॉर्मल जिंदगी में कोई भी डोप करते रहे, नाडा वाडा का कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब आप खेल में आते हो तो जो संस्थाएं होती हैं उनका एक ही प्रयोजन होता है कि किसी भी खिलाड़ी को किसी भी रूप में
दूसरे एथलीट से कोई ज़्यादा एडवांटेज ना मिले? एब्सोल्युटली। सो मेरा बहुत ही जनरल क्वेश्चन है सार्थक जी आपसे कि पेरेंट्स फॉर एग्जांपल किसी के बच्चे गेम खेलने जा रहे हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं कि ठीक है मुझे अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में डालना है और मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरा जो बच्चा है वो ओलंपिक तक जाए या नेशनल खेले या कोई भी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में, तो उनके लेवल पर मतलब उनके लेवल पे उनको कितनी इस चीज़ की जानकारी होना अहम है? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड लेवल पे जो प्लेयर्स ओलंपिक्स खेलने जाते हैं या कॉमनवेल्थ खेलने जाते हैं या अन्य कोई एशियन गेम्स वगैरह खेलने जाते हैं, तो एक वाडा एक एजेंसी है। इसी प्रकार इंडिया में एक एजेंसी है जिसे हम कहते हैं नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो अलग अलग प्रकार से अपना अवेयरनेस करती रहती है। उनका अपना एक ऐप भी है, उनकी वेबसाइट भी है। आज के टाइम में क्योंकि सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, बहुत आसान है ये भी जानना कि कौन सी दवाइयाँ प्रोहिबिटेड लिस्ट में रहती हैं। बहुत बार हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरीके की मेडिसिन खा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता। प्रोटीन खाने से आप सोच रहे हैं कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि उस प्रोटीन पाउडर में कोई ऐसा प्रोहिबिटेड सब्सटेंस है जो आपके जब कंपटीशन में आप जाएंगे आप वहां गोल्ड मेडल तो जीत लेंगे, लेकिन जब आपका टेस्ट होगा, जब सैंपल कलेक्शन होगा, जब आपका यूरिन कलेक्शन होगा और उसमें अगर वो प्रोहिबिटेड सब्सटेंस आ जाता है तो ऐसी स्थिति में वो आपका मेडल भी छिन जाएगा और आपके ऊपर आरोप भी लग जाएगा और आपको सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। तो बहुत बार सभी प्लेयर्स को मैं भी सलाह देता हूं, बाकी नाडा एज एन एजेंसी क्योंकि अवेयरनेस प्लान्स चलाती रहती है, तो ये बताया जाता है कि किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले अच्छे डॉक्टर को आप कंसल्ट करें। उनको ज़रूर बताएं कि आप एक स्पोर्ट्स प्लेयर हैं और आपको कंपटीशन में जाने की ज़रूरत है, आप वहाँ पर जाके कंपटीशन में प्ले करने वाले हैं, तो वो दवाइयाँ जो हैं उसी हिसाब से देंगे फिर आपको। लेकिन जो भी, क्या ये सिर्फ नेशनल लेवल पे चलता है या फिर स्टेट लेवल पे भी ये टेस्टिंग होती है? क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो आदतें हैं ये स्टेट लेवल से ही ऊपर आती हैं और फिर नेशनल लेवल में पकड़ी जाती हैं। एक अच्छा मेडल या उसमें जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलने वाले होते हैं या उसके बाद कोई नौकरी लगने वाली होती है, इन सबको सोच के कोशिश आदमी ये करता है कि मैं कोई शॉर्टकट ले लूँ। या प्लेयर्स क्या करते हैं कि इस तरीके की दवाइयाँ इंटेंशनली भी कई बार ले लेते हैं जिससे कि उनको मेडल मिल जाए और वो आगे जाके अपना कहीं ना कहीं उनको नौकरी मिल जाए या कोई अच्छा उनको फाइनेंशियल गेन हो जाए। तो मेरा ये मानना है कि आज जो है बहुत एग्रेसिवली नाडा जो है वर्किंग कर रहा है और हर जगह टेस्टिंग होती है। हर स्टेट इवेंट, नेशनल इवेंट में जाके टेस्टिंग करते हैं और उसके बाद में टेस्टिंग करने के बाद में प्लेयर को पूरा सपोर्ट दिया जाता है कि अगर वो चाहे तो उसकी बी टेस्टिंग भी करा सकता है जो भी सैंपल लिया जाता है। मेरा मानना तो यह है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी जो प्रतिबंधित दवाएं हैं उनके बारे में जानकारी पूरी हो और उनसे बचा जाए। सार्थक जी, जैसे आप एक डिसिप्लिन पैनल में हैं, कितने मेंबर होते हैं इस पैनल में और महिलाएं कितनी होती हैं? क्योंकि डेफिनेटली अगर डोपिंग के मामले हैं तो प्लेयर्स तो महिला और पुरुष दोनों ही हैं। जनरली जो पैनल है आपका वो कितने लोगों का होता है? सी इन डिसिप्लिनरी हियरिंग 3 लोगों का पैनल होता है जिसमें एक लीगल मेंबर होते हैं जो चेयरपर्सन होते हैं। दूसरे जो आपके स्पोर्ट्स मेंबर होते हैं वो कोई भी नेशनल लेवल स्पोर्ट्स प्लेयर हो सकते हैं, उसमें बहुत सारी फीमेल मेंबर्स भी हैं। कोई भी डॉक्टर हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड या तो स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो डॉक्टर हैं। तो 3 लोगों का ये पैनल होता है जब हियरिंग होती है। इन जनरल कोचेस उनके साथ होते हैं या जिस फेडरेशन से वो खेल रहे हैं या कोई ऐसी बॉडी जिस बॉडी से वो पर्टिकुलरली खेल रहे हैं, और या इंडिविजुअल खेलते होंगे कई लोग जो इंडिविजुअल गेम्स हैं, तो उनमें से कोई ऐसा उनके साथ होता है? क्योंकि प्लेयर्स हमें लगता है काफ़ी भोला होता है। कोचेस उनके साथ उस ड्यूरेशन में या उनके पेरेंट्स कोई ऐसे और ये नाडा अलाउ करती है क्या और लोगों को अपार्ट फ्रॉम द प्लेयर्स की उनकी बात को रखा जाए वहाँ पर? देखिए, जब हम नोटिस नाडा की तरफ से इशू करते हैं तो फेडरेशन को भी उसमें नोटिस किया जाता है और फेडरेशन भी उसमें पार्टी होता है। साथ ही जब अगर प्लेयर रिक्वेस्ट करता है लीगल एड के लिए या फिर किसी भी तरीके की ऐसी लीगल मदद के लिए, तो हम लोग उसकी इस रिक्वेस्ट पे वो अलाउ करते हैं।
फैमिली मेम्बर से ऐसी सिचुएशन में कहीं ऐसा लगता है कि प्लेयर जो है अपना रिप्रेजेंटेशन खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम वो अलाउ करते हैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द प्लेयर। अधिकतर मामलों में क्या होता है कि खिलाड़ी इग्नोरेंस की वजह से फंस जाता है, या फिर वाकई में जो चीटिंग का एक आपने फैक्टर बताया वो बहुत डीप रूटेड है? देखिए, मैं ये मानता हूँ बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो इग्नोरेंस की वजह से इसमें हैं, लेकिन कई मामलों में मतलब मैक्सिमम तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ मामलों में लगता है कि वो जानबूझ के करते हैं, और जब हमें लगता है कि जानबूझ के कर रहे हैं तो फिर मन करता है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे कि एक एग्जाम्पल सेट हो सके कि आगे और कोई प्लेयर इस तरीके के काम ना करे। तो बहुत ज़रूरी है, जो हमारा काम है डिसिप्लिनरी पैनल का या नाडा का जो रोल है वो यही है कि आप अच्छा खेल खेलिए, खेल की भावना के साथ में खेलिए, उसमें आप गलत प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट मत करिए। और दूसरी भी एक बात सामने आती है कि जैसे हमने कहा कि इग्नोरेंस है, कुछ मामले आपको याद हो रहा है कि जैसे भाई मुझे खांसी हो रही है, मेरा गला खराब हो रहा है, घर में कोई कफ सिरप है तो मैंने पी ली, या एलर्जी हो रही है किसी चीज, या मधुमक्खी ने काट लिया तो एलर्जी हो गई, तो घर वालों ने कहा कि फला गोली ले लो तो मैंने ले ली, तो इस तरह के मामले भी सामने आते हैं। बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं जिसमें कि प्लेयर्स जो हैं वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ आते हैं, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं, और फिर वो बताते हैं कि हमें ये एलर्जी हो गई थी, हमने वो दवाई ले ली, और दवाई लेने के बाद में जब पता चलता है कि उनको नहीं पता था कि ये प्रोहिबिटेड लिस्ट में है, तो उनको बहुत दुख होता है, उनको लगता है कि ये मैंने क्या किया, ये गलती कैसे उसने जानबूझ के नहीं किया। अब ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर का एफिडेविट, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस, उन्होंने जो दवाई दी, क्या उस समय डॉक्टर को बताया गया कि नहीं बताया गया कि वो स्पोर्ट्स मेंबर हैं और वो खिलाड़ी हैं, वो खेलते हैं। साथ ही जब हम फॉर्म भरवाते हैं तो फॉर्म भरवाते वक्त ये मेंशन करना ज़रूरी होता है कि आप किस तरीके की मेडिसिन ले रहे हैं। तो बहुत बार जब प्लेयर बता देता है कि मैंने ये दवाइयाँ ली हुई हैं, तो उसमें फिर सज़ा का प्रावधान जो है वो कम है। जब आदमी पकड़ा जाता है तो सजा का प्रावधान क्या है? इसमें सज़ा का प्रावधान जो है, जब आदमी इंटेंशनली कर रहा है और रिपीटेडली कर रहा है, तो ऐसी केसेस में 4 साल तक की सज़ा हो जाती है। सज़ा इन द सेंस आप 4 साल तक के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा। उसमें भी अगर आप रिपीटेड कर रहे हैं और एक जो वैल्यू है उससे ज़्यादा सब्सटेंस अगर आपकी बॉडी में आ रहा है, तो फिर उसको हम 6 ईयर्स तक का भी पनिशमेंट दे सकते हैं। जहाँ ऐसा होता है कि बहुत मामलों में आपको लगता है कि आपने ले लिया, आपको नहीं पता था, इग्नोरेंस थी, उसमें 2 साल तक की सज़ा है। जहाँ आपने बता दिया कि हाँ मुझसे गलती हुई है और मैं गलती से मैंने कर लिया, तो उसमें 1 महीने तक का भी हम लोग पनिशमेंट रखते हैं। लेकिन ऐसा खिलाड़ी के लिए थोड़ा जो खिलाड़ी अचानक आ गया, इग्नोरेंस में आ गया, तो आप लोग एक कैंपेन भी चलाते होंगे लगातार नाडा की तरफ से। खैर वो आपका काम नहीं है, वो नाडा का काम है या फेडरेशन का काम है। फेडरेशन को हिदायतें भी दी जाती हैं कि भैया खिलाड़ियों को सिर्फ दौड़ना, कूदना, अच्छे जूते, अच्छे ट्रैक के बारे में ही मत बताओ, क्या सब्सटेंसेस लेने हैं, वो क्या नहीं लेने, वो भी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये नाडा लगातार इस तरीके के कैंपेन्स चलाता रहता है, जिसमें कि खिलाड़ियों को बताया जाए कि कैसे आप अपने जो भी सब्सटेंसेस अगर आप ले रहे हैं उसके बारे में आप ऐप के थ्रू भी जानकारी कर सकते हैं। आजकल गूगल भी माध्यम है, आजकल एवरीथिंग इज़ ऑन सोशल मीडिया एंड ऑन इंटरनेट, तो आप वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। आप अच्छे किसी डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड डॉक्टर हैं उनसे भी पूछ सकते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि वो खाना वगैरह भी बड़ा देख के ही खाते हैं, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस तरीके के, जैसे प्रोटीन पाउडर हुए या कुछ भी हुआ, ये सब चीज़ें बहुत देख के उसमें आपको चेक करना चाहिए कि क्या सब्सटेंसेस हैं वो आप जो ले रहे हैं प्रोटीन पाउडर। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर आपके साथ में आपके कोच हैं, तो मुझे लगता है उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो देखें कि जो प्लेयर है वो उसको सही डाइट मिल रही है, सही चीज़ें वो खा रहा है, कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं खा रहा जिसकी वजह से ये सब चीज़ें जो हैं
वो डोपिंग के मामले में आ जाएं। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहती थी कि जैसे स्कूल आजकल बहुत यंग एज के बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट कर देते हैं, पेरेंट्स उनको काफ़ी कम एज में भेजते हैं, तो डेफिनेटली उन बच्चों को स्कूल की लेवल पे कुछ नाडा कर रहा है कि ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स में अब स्कूल्स भी बहुत ज़्यादा इसको एक वन ऑफ द सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, और काफ़ी स्कूल इवन दिल्ली में और आप टीयर 2 टीयर 3 में भी अगर आप देखोगे पिछले 10 सालों में स्कूल ने स्पोर्ट्स को एक सब्जेक्ट बना लिया है, और उनके स्पेसिफिक स्पोर्ट्स टीचर को वो हायर करते हैं, फिजिकल एजुकेशन के टीचर के अलावा स्पेसिफिक गेम्स को लेकर। कुछ स्कूल्स तो इसलिए फेमस हैं कि वो फुटबॉल खिलाते हैं, या कुछ स्कूल एथलेटिक्स के डिफरेंट गेम्स में वो अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं, चाहे वो मतलब आप देखोगे बहुत डिफरेंट। तो क्या नाडा कुछ ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाता है, या ऐसे कुछ इस तरीके के कुछ कैरिकुलम भी स्कूलों को भेजता है जहाँ पर वो डोपिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए? स्कूल लेवल पे क्या स्कूल लेवल पे अभी हालांकि ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ आप अगर देखेंगे तो जो भी स्कूल्स हैं उसमें जब स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो ऑलरेडी इतने वेल एजुकेटेड होते हैं या फिर ट्रेंड होते हैं कि उनको पता होता है कि रूल्स क्या होने चाहिए, किसी भी स्पोर्ट्स के क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, वो भी बच्चों को सिखाते हैं डोपिंग क्या होती है। मैं समझता हूँ कि जो अच्छे स्कूल्स हैं वो अपने बच्चों को ज़रूर बताते हैं कि इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अच्छा, और एक चीज़ और मैं जैसे टीयर 1 में तो ठीक है नाडा इस तरीके के प्रोग्राम्स कर रहा है या ऐप तक आप पहुंच सकते हो, बट ग्रामीण प्लेयर्स जैसे कि आपने बोला कि लैंग्वेज बैरियर होता है। अब उड़ीसा का कोई ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर आर्चरी जैसे काफ़ी फेमस गेम है, आर्चरी में काफ़ी उनके बच्चे हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, उन तक कैसे लाइक ये इंफॉर्मेशन डोपिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पहुँचे या पहुँचती है उसमें, या आप नॉर्थ ईस्ट में जैसे जो बच्चे हैं तो उन तक नाडा क्या काम कर रहा है? क्या वो लोकल लैंग्वेज में अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करता है या चीज़ें करता है या उनको समझाता है, या स्टेट वाइज क्या नाडा का डिवीज़न है कोई? जैसे एक नेशनल बॉडी हो गई तो रीजनल बॉडीज हैं? अभी तक ऐसा कोई रीजनल बॉडीज़ नहीं है। अभी एक नेशनल बॉडी है जो काम करती है। अभी हाल ही में संसद में भी एक कानून पास हुआ है इसी को लेके, तो मैं समझता हूँ और वृहद स्तर पर ये अभी काम होना बाकी है। मुझे लगता है कि बहुत सारी संस्थाएं, स्पोर्ट्स से जो जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, फेडरेशंस हैं, वो लगातार एजुकेट करती रहती हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, प्लेयर्स को बताती रहती हैं कि किस तरीके से आपको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मेरा मानना है कि जो फेडरेशंस हैं या जो संस्थाएं हैं उनका दायित्व ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसी सिचुएशन में। अगर हम चाहते हैं कि हम भारत जो है वो ओलंपिक में जाके बहुत सारे गोल्ड मेडल्स लेकर आए, तो हमारा अपना एक जिसे कहते हैं ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ जो है वो सरकार नहीं कर पाती है, उसके लिए हमें भी आगे आके बच्चों को बताना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, जितना हो सके हमें लोगों को बताना चाहिए कि किस तरीके के स्पोर्ट्स में आप क्या क्या सब्सटेंसेस को ध्यान में रख के लिया जाए। तो जब हम लोअर उस ग्रेड से ही बच्चों को बताना शुरू करेंगे तो वो एक अच्छे प्लेयर भी बन सकेंगे। जी, और आपकी बात का जवाब देते हुए, क्योंकि ये नाडा का काम नहीं है, नाडा का काम है नॉलेज शेयरिंग, और जो खिलाड़ी इंटरनेशनल नेशनल लेवल के हैं उन पे नज़र रखना। दे शेयर ऑल देयर नॉलेज विद साई सेंटर्स। तो साई सेंटर्स बहुत सारे जगह हैं भारत में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, और वहीं से वो स्टेट्स को भी जाता है और वो नॉलेज का जो पूरा अंबार है वो फ्लो होता रहता है। लेकिन नाडा अभी डायरेक्टली उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। थोड़ा सा मैं पर्सनल के लिए, पर्सनल मतलब कंजम्पशन के लिए नहीं, मैं पर्सनल उसके लिए बात कर रहा हूँ कि शरीर का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जहाँ पे डोपिंग का असर सबसे ज़्यादा रहता है। जैसे हम पॉडकास्ट शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि अगर आपने ओरल ले लिया तो बॉडी उसको 7 दिन में फ्लश कर देती है, ब्लड में लेकिन थोड़े 14 दिन तक रह जाता है। तो ये क्या क्या मतलब, ये मैं इस तरीके की चीज़ें जो हैं मुझे ये लगता है कि जैसे ब्लड सैंपल्स हुए, यूरिन सैंपल्स हुए, वो इसीलिए लिए जाते हैं कि
इनका जो भी सैंपल लिया जा रहा है उसको हम टेस्ट करें और बेटर टेस्टिंग कर सकें उसकी। तो बहुत सारे अभी आज से पहले तो ये था कि विदेशों में जाते थे सैंपल्स और वहाँ से टेस्ट होके आते थे। अब हमारे देश में भी लैब्स बन गई हैं, वहाँ सारे टेस्ट होते हैं। बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। कोविड के टाइम में आपने देखा होगा हमारे यहाँ टेस्टिंग लैब्स बहुत कम हुआ करती थी। आज कोविड की टेस्टिंग लैब्स हमने देखा जब कोविड के दौरान ही हर जगह लैब्स। अगर एक और आंकड़ा अगर हम देखें तो इंटरनेशनली बहुत इसे खंडित किया जाता है। दे रियली डिस्पाइज दोज एथलीट जो डोपिंग में पकड़े जाते हैं। हम 2036 का ओलंपिक्स करना चाहते हैं, लेकिन हमारा डोपिंग का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। रशिया तो इसमें किंग पिन माना ही जाता था, लेकिन इंडिया बहुत करीब है। तो ये वर्ल्ड वाइड कितना बड़ा एक खतरा है हमारे लिए? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि पहले जो था, पहले टेस्टिंग नहीं हो पाती थी, पहले उतने केसेस नहीं हो पाते थे, तो पता नहीं चलता था। आज टेस्टिंग हो रही है, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, पता चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, डोपिंग के मामले सामने आ रहे हैं, तो उससे एक लोगों में अवेयरनेस भी हो रही है। तो ठीक है, एक समय तक हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस फैलेगी, लोगों को पता चलेगा कि ये एक गलत प्रैक्टिस है किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, तो मुझे लगता है वो कम भी होंगे फिर। लेकिन कुछ लोग लगे रहते होंगे तरीका ढूंढने में। लेकिन जैसे कुछ लोग दवाई बनाते हैं परफॉर्मेंस इनहैंस के लिए, कुछ ब्लॉकर्स भी हैं जो टेस्ट में नहीं आते हैं। और जैसे भारत में कहते हैं कि एक कानून बनता है तो 4 बन जाते हैं उसे तोड़ने के लिए। तो अभी भी हो सकता है कुछ डोप हमारी पकड़ में, टेक्नोलॉजी की पकड़ में आ ना रहे हो, तो उसके लिए क्या है कि ये एथलीट्स बचे ना। देखिए, बहुत सारे जो जैसे हमारा नाडा में क्या है कि हम लोग जो सैंपल्स हैं उनको रिटेन करके रखते हैं कितने साल और काफ़ी समय तक वो, और उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री, जो प्लेयर है उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री जो है वो पूरी देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि आज अगर आपका टेस्ट हुआ उसमें नहीं आ पाया, आगे किसी टेस्ट में अगर आपका आया, तो अगर बेटर टेस्ट कोई है उसमें अगर आपका आ गया तो फिर वो माना जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ऐसे ही ओलंपिक लेवल पे भी आप देखेंगे इस तरीके की लैब्स जो है वो सेटअप करी जा रही हैं कि अगर किसी डोपिंग को किसी तरीके से बचने के लिए कोई ऐसी मेडिसिन ली जा रही है जो डोपिंग के जो दवाई आपने ली है और उसको वाइप आउट कर दे और वो ना आए टेस्ट में, तो ऐसी सिचुएशन में वो सैंपल्स को कलेक्ट करके रखा जाता है आगे और बेटर टेस्टिंग के लिए। तो ये भी आजकल टेक्नोलॉजी जो है, क्योंकि एडवांसमेंट है, कुछ भी चीज़ें आगे आती जा रही हैं, तो मुझे लगता है ये इसके लिए भी भारत में काम होने की बहुत ज़रूरत है। और अगर हम कंपेयर करें इंडिया में या वर्ल्ड वाइडली, पहले तो हम इंडिया में ही कंपेयर करते हैं कि महिला ज़्यादा इन मामलों में आगे हैं या पुरुष? जनरल देखिए, अभी ये तो मैं कहूँगा कि अगर जैसे चीटिंग के मामले होते हैं, जैसे 10th के 12th के, आप देखेंगे किसी ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि महिलाएं बहुत कम हुआ करती थी। आज महिलाएं भी लगभग लगातार उसी कंपटीशन में बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे मामलों में अभी मैं समझता हूँ डोपिंग में अभी भी महिलाएं थोड़ा बचती हैं, कोशिश करती हैं कि इन सब चीज़ों से बचा जाए, फेयर प्ले किया जाए, मेडिसिन ना ली जाए। पर मामले ज़्यादातर मेंस में ज़्यादा मैंने देखे इन कंपैरिजन टू वुमेन। और कौन सा ऐसा गेम है जैसे नॉर्मल जो गेम्स हैं, अदर गेम्स जो टीम गेम्स हैं, उसमें ज़्यादा इस तरीके के, या पावर गेम्स में जहाँ पर आपकी इंटायर आप कोई जैसे शूटिंग है या आर्चरी है जिसमें आप ब्रेन यूज़ कर रहे हैं, पूरी बॉडी पावर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो क्या किस पर्टिकुलर गेम में डोपिंग के ज़्यादा मामले हैं? देखिए, जहाँ पावर और एंड्योरेंस जहाँ ज़्यादा यूज़ होती है वहाँ पे डोपिंग के मामले ज़्यादा होते हैं। मुझे लगता है कि टीम वाले जो गेम्स होते हैं उसमें भी होते हैं, और इंडिविजुअल जहाँ पे जैसे बॉक्सिंग हुआ या रेसिंग हुआ, इस तरीके के मामले इन सब स्पोर्ट्स में ज़्यादा होते हैं। जो एथलीट्स होते हैं उनमें ज़्यादा डोपिंग के केसेस होते हैं। वेट लिफ्टिंग सर, वेट लिफ्टिंग, हाँ वो उनका फेवरेट गेम है। आप जब भी वेट लिफ्टिंग में हम खेलो इंडिया में जाते हैं तो आपको हमेशा, अब तो वो ऑफिसर्स भी हमें और हम उन्हें पहचानने लग गए, क्योंकि मैंने कहा तुम हर बार वेट लिफ्टिंग में आते हो, पूरे खेलो इंडिया, बोले ये हमारा फेवरेट गेम है। तो जैसे सर ने कहा कि जहाँ आप शरीर से वो करवाने की कोशिश कर रहे हो जो शरीर आमतौर पर नहीं कर पाता है, वहाँ डोपिंग एक एक्स्ट्रा मदद आपको देती है।
और नाडा और वाडा में बेसिक अंतर क्या है, मतलब व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? इज इट दे आर बेटर देन एनी कंट्री डोपिंग बॉडी जो इन सबको टेस्ट करती है, वाडा और नाडा? जैसे हम तो इंडिया है तो मतलब नाडा। गीता के ही सवाल को मैं Yeah. बढ़ाना चाहूंगा कि अभी हमें वाडा के स्तर पे जाने के लिए, क्योंकि अभी भी हम बहुत चीजों के लिए बाहर है, नाडा सिर्फ देश के लिए होता है, वाडा आपके इंटरनेशनल बॉडी होती Definitely, है। yeah. लेकिन नाडा में और भी हम संशोधन कर रहे हैं, कुछ बजट्स बढ़ा रहे हैं कि जी। और ज्यादा टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट कर रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि पहले बाहर जाता था, अब नहीं जाता है, अब हम अपने ही लैब्स में कर लेते हैं। तो आर वी जस्ट इम्प्रूविंग इन दैट एरिया ऑल्सो? यस, वी आर इम्प्रूविंग इन दैट एरिया एज वेल। आप देखेंगे कि अभी धीरे धीरे हम लोग वाडा के जो जजमेंट्स हैं, बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि जो वाडा के जो जजमेंट्स हैं उनको हम फॉलो करते हैं। तो बहुत हद तक अभी वाडा को हम एक एज अ ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ मदर ऑर्गेनाइजेशन, parent body for entire world, and NADA is just for our country. Yeah. So in that case अभी उस लेवल तक पहुंचने के लिए तो अभी हम लोगों को काम करना पड़ेगा। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन था इन जनरल, जैसे मान लीजिए कोई आया कैंडिडेट और आपको लगता है टेस्ट हुआ और वो टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया, तो नाडा पूरा उस पर बैठती होंगे, आपके सारे पैनल बैठते होंगे और फिर आता है कि वो पॉजिटिव निकला, बट स्टिल प्लेयर को ये लगता है कि नहीं, मैंने तो डोपिंग करी ही नहीं है, मैंने तो ऐसा करा ही नहीं, तो वो क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आपको चैलेंज करता है? कैसे क्या है वो, उसके लिए और क्या रास्ते हैं जहां पर वो अपने आप को प्रूफ कर सके? कंपटीशन से पहले जब टेस्टिंग होती है तो उसमें ए सैंपल और बी सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। तब जब ए सैंपल का कलेक्शन होने के बाद में जब उसका रिजल्ट आता है और उसके बाद में अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर नाडा जो है उनको नोटिस इशू करता है। नोटिस इशू करने के बाद उनको एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि इतने टाइम फ्रेम के अंदर आप ऑप्ट कर सकते हैं कि क्या आपको बी सैंपल का आपको टेस्ट करवाना है या नहीं कराना है, या फिर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये दवाइयाँ, ये सब्सटेंसेस आपकी बॉडी में है। अगर वो कहते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि ये मेरी बॉडी में नहीं था सब्सटेंस, मैं बी सैंपल को ऑप्ट करता हूँ, तो वो बी सैंपल का भी जो है टेस्टिंग के लिए उसको भेजा जाता है और वहाँ से फिर जब वो रिजल्ट आता है और अगर वो मैच कर जाता है तो उसके बाद फिर उनको एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि इतने टाइम फ्रेम में, क्योंकि अब आपका ए सैंपल भी जो कलेक्ट हुआ था वो भी पॉजिटिव आया है, बी सैंपल भी पॉजिटिव आया है, अब आपको हम जो केस आपके ऊपर बना रहे हैं उसका आपको क्या रिप्लाई करना है। जब वो रिप्लाई करते हैं या वो रिप्लाई नहीं करते हैं तो उसकी हियरिंग जो होती है वो डिसिप्लिनरी पैनल के सामने ही होती है। डिसिप्लिनरी पैनल जो है वो इट इज़, यू कैन से इट इज़ अ फर्स्ट कोर्ट। वो फिर डिसाइड करता है कि क्या उनको सज़ा देनी चाहिए। उसका जो सेंटेंस होगा उनका या जो भी उनका जजमेंट होगा, फिर वो उसको एक एपलेट पैनल होता है जिसमें कि अपील की जा सकती है, वो वहाँ पर अपील कर सकते हैं उसकी। और उसके बाद भी अगर उनको ग्रीवेंसेस हैं तो उसके बाद आप आगे के कोर्ट्स में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, इसका भी आप वो कर सकते हैं। ओके, तो ये इन जनरल एक और जैसे क्या होता है कि क्या हम सभी लोगों का डोप टेस्ट करते हैं या रैंडम हम पकड़ते हैं कि हाँ इनका करना है, या ऐसे टारगेटेड होता है, या कैसे रहते हैं कि अगर जहाँ तक मुझे पता है, देखिए गोल्ड मेडलिस्ट जैसे गोल्ड मेडल आया उसको पकड़ लिया। देखिए इसमें क्या है कि बहुत बार जो ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स होते हैं उनका तो ऑब्वियसली होता ही है, जहाँ अभी जैसे कि महावीर जी ने कहा कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं या कोई अगर मेडल जीता है तो उनका तो होना ज़रूरी है, लाजमी होता है कि हम उनका टेस्टिंग करेंगे। बाकी रैंडम टेस्टिंग भी होती है। एक मैं किस्सा बताता हूँ कि एक 5000 की रेस चल रही थी, मैं जगह नाम नहीं बताऊंगा वरना पता चल जाता है। अच्छा, सब लोग कर गए, अब 5000 में हिट्स तो होती नहीं, सीधे फाइनल थी, तो फर्स्ट आने को कोई तैयार नहीं था क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट की सबसे पहले पकड़ के डोपिंग होती है, तू आगे भाग, तू आगे भाग, वो कोई आगे भाग ही नहीं रहा है और अल्टीमेटली जिसको पकड़ा उसको वो क्लीन निकला, वो नहीं उसमें डोपिंग आई। तो बाकी के जो लोग थे वो समझ गए थे कि वो क्या चल रहा है वहाँ पे। तो कभी कभी जब आप फील्ड में जाओ, जैसे हम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जाते हैं और हर कोई कहता है कि यार नेशनल देखो, तो उनके जो वॉशरूम्स हैं सब में इंजेक्शंस आते हैं। और जैसे वो किस्सा कह रहा था कि 100 मीटर के लिए 8 लोग फाइनल में क्वालिफाई किए, अगले दिन 8 में से 7 आए ही नहीं
क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ टेस्ट आने, अच्छा नाडा वाले तुरंत पहुंच जाते हैं, ये बताते भी नहीं, क्योंकि देयर इज अ क्लॉज वेयर अबाउट क्लॉज। हर एथलीट को अपना वेयर अबाउट बताना होता है कि उसके अगले 1 महीने की प्लानिंग कहाँ है, वो कहाँ उड़ीसा में रहेगा या चंडीगढ़ जाएगा, या उससे उस ऐप में अपडेट करना रहता है। खासकर जो इंटरनेशनल खिलाड़ी होते हैं उनको अपना अगर आपने वेयर अबाउट बोला कि मैं आज आपके ऑफिस में आया हूँ और नाडा पहुंच गई और आप नहीं मिले, दैट्स अ फर्स्ट स्ट्राइक। फिर दूसरी बार आपने बोला कि मैं वहां जाके वहां मॉल में हूँ और मैं रहूंगा या वहां ट्रेनिंग कर रहा हूँ, फिर नाडा वहां पहुंचे, तो सेकंड स्ट्राइक। और थर्ड स्ट्राइक आने पे आप ये मान लिया जाता है कि आपने डोपिंग की है और इसीलिए आप डोपिंग से बच रहे हो। सर आप इसमें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नाडा हर तरीके से कोशिश पूरी ये करता है कि क्योंकि वो चेक करता रहे कि कहीं कोई भी गेम आप खेल रहे हैं तो उसमें फेयर प्ले है या नहीं है। इसमें आपने एक टॉपिक छुआ तो हम उसको थोड़ा, क्या जो फाइनेंशियल गेन्स हैं कि देखिए इस देश में सबसे बड़ी क्या है कि थोड़ी नौकरी की कमी है लोगों में, खासकर स्पोर्ट्स कोटा वाले, जो स्पोर्ट्स में माना जाता है कि भाई पढ़ने में अच्छा नहीं होगा तभी वहाँ ग्राउंड पे 10-10 घंटे बिता रहा है। तो अगर वो नेशनल जीत जाता है तो उसको कोटा, रेलवेज में, बैंक्स में बहुत सारी नौकरियां मिल जाती हैं। अगर इंटरनेशनल चला जाता है तो आजकल करोड़ों बारिश हो रही है, तो वो क्या आपको लगता है कि वो एक जुआ खेल लेता है कि चलो यार वैसे तो होगा नहीं, क्या पता डोपिंग करके देख ले, पकड़े गए तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी कहाँ कुछ करियर बन रहा है। ये बहुत सारे मामलों में मुझे लगता है कि प्लेयर्स जो हैं एक शॉर्टकट अपनाने के लिए इस तरीके की डोपिंग करते हैं और बहुत बार वो ये सोचते हैं कि अगर हम पकड़े गए तो किसी न किसी तरीके से बच जाएंगे। पर अब पहले की सिचुएशन में और अब की सिचुएशन में बहुत अंतर है। पहले नाडा नहीं हुआ करता था, लेकिन आज नाडा है। आजकल टेस्टिंग बहुत होती है एग्रेसिवली, तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों से प्लेयर्स को तो बचना चाहिए। तो क्या कहीं वो मेंशन भी होते हैं, जैसे ऐसे नाडा की कोई लिस्ट होती है उनकी वेबसाइट? यस ये हाँ पब्लिश किया जाता है। अच्छा, जैसे कि हाँ बाकायदा नाम के साथ में उनको कितने साल के लिए बैन किया गया है वो सब पब्लिश किया जाता है, तो पब्लिकली होता है। अभी एक हियरिंग में मैं बताना चाहूँगा, और आई कैन नॉट कोट इट, बट प्लेयर वाज सेइंग कि मेरे पूरे फटर्निटी में सबको पता चल गया है, मैं ऑलरेडी जितना सेंटेंस होना चाहिए उतना सेंटेंस ऑलरेडी सस्पेंशन काट चुका हूँ, मुझे किसी भी तरीके से इसमें मैंने इंटेंशनली नहीं किया है, मुझे माफ़ कर दिया जाए। मुझे लगता है काफ़ी ग्रेट इन्फॉर्मेशन है, मुझे नहीं पता था डोपिंग के मामले में इस तरीके से नाडा काम कर रहा है। एंड डेफिनेटली अभी क्योंकि हम रिसेंटली क्योंकि मैं एक अखबार पढ़ रही थी और उसमें मुझे पता चला अभी रिसेंटली कुछ प्लेयर्स हैं जिनके नाम आए हैं, तो उस पर मुझे लगा, और फिर कुछ हम लोगों ने रिसर्च करी तो उस पर पता चला कि ये तो काफ़ी बड़ा मामला है, विश्व स्तरीय मामला है। एंड डेफिनेटली फिर इंडिया में भी क्योंकि हम ओलंपिक के लिए लगातार ट्राई कर रहे हैं 2036 में कि हम ओलंपिक यहाँ कराएं, और वो भी पॉज भी हो गया है कुछ टाइम के लिए। और थोड़ी और रिसर्च की तो पता चला कि सार्थक जी सब में है, तो मैंने कहा सार्थक जी को बुलाइए और उनसे जो है हमारे एथलीट्स को कम से कम सीखें, जो बच्चे जो नए आने वाले हैं वो देखें कि देयर इज नो शॉर्टकट, चाहे वो लाइफ में हो चाहे वो स्पोर्ट्स में हो। और स्पोर्ट्स एक फन फैक्टर है, उससे फन के लिए खेलें। कंपटीशन ठीक है, लेकिन आज नहीं तो कल अब इतनी दवाइयाँ तो बन रही हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि ए सैंपल बी सैंपल, जैसे सर ने कहा कि 10-10 साल बाद भी अगर कोई मेडलिस्ट पकड़ा गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, तो आप बच नहीं सकते हैं। इसीलिए छोटे मोटे गेम्स के लिए आप अपना बड़ा नुकसान ना कीजिए, तो यही कह सकते हैं। और इसी के साथ, इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम इस पॉडकास्ट का अंत करते हैं। थैंक यू सार्थक जी, थैंक यू तमाम बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू गीता, लोगों के सवाल सार्थक जी से पूछने के लिए। थैंक यू।